So our topic is Myasthenia gravis. Definition: Myasthenia gravis is an autoimmune disease in which there is fatigue and weakness of muscles and most commonly affect ocular, facial and bulbar muscles. Pathophysiology. Number one, it is an autoimmune disease. So in this there is a formation of antibodies against acetylcholine receptors in post junctional membrane, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो ट्रैवल नहीं कर सकता. सेकेंडली, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है जो एसिटाइकोलिन रिसेप्टर्स के नंबर को कम कर देता है. थर्डली, अदर एंटीबॉडीज़ लाइक ऑटो एंटीबॉडीज़ टू मसल स्पेसिफिक काइनेज वो भी बनती हैं इसमें. मसल स्पेसिफिक काइनेज का जो काम होता है वो ये है कि इसमें मेंटेनेंस और रेगुलेशन करनी है रिसेप्टर्स की. अगर मेंटेनेंस और रेगुलेशन नहीं होगी तो एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल नहीं करेगा. इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी मैस्थीनिया सिम्टम्स करवा सकती हैं, जिसमें पेनिसिलामाइन कैन प्रेसिपिटेट एन एंटीबॉडी मीडिएटेड मैस्थीनिया सिम्टम जो हम अवॉइड करते हैं. इसके अलावा हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और क्विनोलॉन्स को भी अवॉइड करते हैं. मोस्टली ये 15 to 50 ईयर एज में होता है. यंग एज में ये फीमेल में प्रीडोमिनेंट है और ओल्ड एज में ये मेल में प्रीडोमिनेंट है. क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स में इसमें मेनली मसल वीकनेस होती है, वो बॉडी का किसी भी पार्ट की हो सकती है. रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस हो सकती है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हमें वेंटिलेटरी सपोर्ट देनी पड़ती है. उसके अलावा फटीग एंड वीकनेस ऑफ मसल्स हो सकती है. अब इसका जो डायग्नोस्टिक सिनेरियो में पॉइंट आने वाला है दैट इज़ वर्सनिंग ऑफ सिम्टम टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे एंड डिप्लोपिया एंड इंटरमिटेंटोसिस, ये इसके पिक पॉइंट है. उसके अलावा इसमें वीकनेस ऑफ स्वालोइंग, च्यूइंग एंड स्पीक हो सकती है अगर फेशियल मसल्स वीक होते हैं. अगर इसमें अपर लिम्ब के मसल इन्वॉल्व होते हैं तो शोल्डर गिल्डल की जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी और पेशेंट अपने शोल्डर से अबव के काम नहीं कर सकेगा लाइक कॉम्बिंग ऑफ हेयर वगैरह. उसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट साइन है दैट इज़ कॉगन्स लिड ट्विच साइन. इसमें होता है कि अगर आईलिड के मसल वीक होते हैं तो आईलिड ड्रॉप हुआ होता है, टोसिस हुई होती है. जब अपगेज देखना होता है तो रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है. रेस्टिंग ऑफ आईलिड मे बी फॉलोड बाय इंक्रीज्ड रिफ्लेक्स एलिवेशन विद अपगेज, दैट इज कॉल्ड कॉगन्स लिड ट्विच साइन. इन्वेस्टिगेशंस. इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टेंसिलोन टेस्ट. इसमें हम आईवी इंजेक्शन देते हैं एड्रोफोनियम ब्रोमाइड का. एड्रोफोनियम ब्रोमाइड जो है वो शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज है. ये जो मसल फंक्शन को इम्प्रूव कर देती है 30 सेकेंड्स में, लेकिन परसिस्ट फॉर ओनली 2 to 3 मिनट्स. इसके अलावा एंटी एस्टाइकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ देख सकते हैं. एंटी मसल स्पेसिफिक काइनेज ऑटो एंटीबॉडीज़ देख सकते हैं. थोरेसिक सिटी फॉर थाइमोमा ये करवाना होता है पेशेंट का. उसके अलावा अगर हम नर्व कंडक्शन स्टडीज़ में रिपीटिव स्टिमुलेशन देते हैं किसी मसल को तो हमें डेक्रीमेंटल. इसके अलावा क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है सो इसमें अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसके लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं जिसमें थायराइड की डिजीज़ हो सकती है, कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ पूरी बॉडी की हो सकती है. मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है पाइरिडोस्टिग्माइन. पाइरिडोस्टिग्माइन जो है वो एसिटाइकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर है. एसिटाइकोलिनेस्ट्रेज जो है उसका काम ये है कि उसने एसिटाइकोलिन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिमूव करना है. सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज़ कि हम एसिटाइकोलिन का जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग कर दें. सो फॉर विच वी यूज़ पाइरिडोस्टिग्माइन टैबलेट 30 to 120 मिलीग्राम 6 आवर्ली. इसका एक साइड इफेक्ट है दैट इज़ डायरिया. सो डायरिया के लिए हम प्रोपेंथिलीन यूज़ कर लेते हैं. इसके अलावा सेकेंडली हम थायमेक्टमी कर सकते हैं. थायमेक्टमी किन में करनी है? ये उन पेशेंट में करनी है जिनमें एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हो लेकिन यंग एज अंडर 45 और उनको लास्ट 7 ईयर्स से डिजीज़ चल रही हो. इसके अलावा इसमें आती है इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट. इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट दो तरह की है. नंबर वन एक्यूट ट्रीटमेंट. इट इंक्लूड आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स. आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का काम ये है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम कर देते हैं. सेकेंडली प्लाज्मा एक्सचेंज. प्लाज्मा एक्सचेंज करेंगे तो जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं वो सारी रिमूव हो जाएँ. इसके अलावा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है. इट इंक्लूड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और अम्यूनोसप्रेसेंट्स. अम्यूनोसप्रेसेंट्स में हम एजाथायोप्रिन दे सकते हैं 2.5 मिलीग्राम पर केजी के डोज के हिसाब से. अगर हम एजाथायोप्रिन देते हैं तो ये जो स्टीरॉइड्स की डोज है वो कम हो जाएगी.
प्रोग्नोसिस जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यंग एज में ये मोस्टली फीमेल्स को होता है, तो यंग फीमेल्स में अगर हम थैमेक्टमी करते हैं तो रिमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ओल्ड एज में अगर हम थैमेक्टमी करते हैं जो कि मेल्स में होता है तो रिमिशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब स्नैरियो में अक्सर हमसे पूछते हैं डीडी, तो मेस्थीनिया के स्नैरियो में हम डीडी क्या क्या लिख सकते हैं, उसमें कंजेंटल मेस्थेनिक सिंड्रोम्स कंजेंटल हो सकते हैं, उसके अलावा लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम हो सकता है। लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम बेसिकली है क्या? नॉर्मल फिजियोलॉजी अगर मैं पहले बताऊं तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, सिनेप्स जंक्शन बनता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है जिसको हम कहते हैं। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कैल्शियम चैनल होता है, अगर कैल्शियम इन्फ्लक्स आता है तो एसिटाइकोलिन रिलीज होता है और वो जाके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उन पे अटैच होता है और एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है। दिस इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी। जैसे कि हमने मिस्थीनिया पढ़ा है, इसमें एसिटाइकोलिन रिसेप्टर्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम में जो हमारे पास प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कैल्शियम चैनल है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब कैल्शियम अंदर नहीं आता, अगर कैल्शियम इन्फ्लेक्स नहीं होता तो एसिटाइकोलिन रिलीज़ नहीं होता और मेस्सीनिया लाइक सिम्टम्स शो हो जाते हैं। उसके अलावा बोटुलिज्म हो सकता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी हो सकती है, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो सकती है और ब्रेन स्टेम इस्कीमिया हो सकता है। ये इसके डीडी में आ सकते हैं। अब लास्ट थिंग, मेस्थीनिया क्राइसिस वर्सेस कोलिनर्जी क्राइसिस। मेस्थीनिया क्राइसिस और कोलिनर्जी क्राइसिस बेसिकली है क्या? मेस्थीनिया क्राइसिस ये है कि अगर किसी पेशेंट को मेस्थीनिया है और उसके वही सिम्टम एक्सेजरबेट कर जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेस्थीनिया क्राइसिस। और ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू इनसफिशिएंट मेडिकेशंस आर ड्रग रेजिस्टेंस। इन दिस देयर इज सिवियर वीकनेस ड्यू टू एक्सेजरबेशन ऑफ मेस्थीनिया। Cholinergic crisis is due to excess of cholinergic drugs. It include muscle fasciculations, paralysis, excessive salivation, small pupils. इसके अलावा पेलर हो सकता है, स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है, ये इसमें हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।